बाहर जाना है, कितने में जाना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, बजट में कैसे लाना है, और अगर दुबई ने बंद कर दिया है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं, तो फौरन पहुंचना है क्योंकि दुबई की तरह वो भी बंद हो सकती हैं। कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर इमीडिएटली जाकर ट्रैवल करना चाहिए, क्यों? 8,000 रुपए में हार्डली 3 दिन के अंदर अंदर आपको बाकू का वीज़ा मिल जाता है। कल्चरली बड़ी रिच जगह है। कोई क्लाइंट आता है नया फर्स्ट टाइम तो हम उसको 2-3 पैमानों में मैयर करते हैं। एक तो जिसका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी जस्टिफाइड नहीं है। पहले दुबई होती थी, अभी आजकल बाकू का वीज़ा 2 से 2.5 लाख रुपए पर पर्सन के अंदर आप होकर आ सकते हैं। एक नया बच्चा आपको सुन रहा है और अब वो पहला एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, शायद पैसे नहीं है उसके पास, तो अब आप इनको रैंक करेंगे कंट्री की लिस्ट में। सबसे फेमस डेस्टिनेशन के तौर पे थाईलैंड 5 से 6 लाख रुपए का बैंक बैलेंस शो करवा के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट है। मलेशिया 5 से 6 लाख रुपए का बैलेंस शो करवा के आप वीज़ा हासिल कितने ड्यूरेशन की स्टेटमेंट होगी? 6 मंथ्स हो तो मोर देन एनफ है, 3 मंथ्स भी काफ़ी है। सिंगापुर सेम 50-50 चांसेस, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अमेरिका जाने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट होती है, हिस्ट्री होती है, जाने का कोई शॉर्टकट है, बस हवा बनाया हुआ है कि बस नहीं पहुंच सकते? सरप्राइजिंगली अमेरिका का जो वीज़ा है इसको हम लॉटरी वीज़ा कहते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि इवन सिंगापुर, थाईलैंड जैसे मुल्कों को भी 5-5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है आपके बैंक में डिपॉजिट की, लेकिन अमेरिका वो वन ऑफ द कंट्रीज़ है जिसको आपके बैंक स्टेटमेंट से कोई सरोकार नहीं है। जस्ट मेक श्योर ये करना है कि आपने अपना फॉर्म ठीक तरीके से फिल किया हुआ, और जब आप उनकी विंडो पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ये मेक श्योर करवा सकें कि मैं आपके मुल्क में जा रहा हूँ, मैंने अपने इनकम में से डॉलर्स वहाँ खर्च करने हैं, आपकी गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं बनना और मैंने वापस आ जाना है। मेरा नाम है असबर अली और मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर। आज की हमारी पॉडकास्ट रिलेटेड होने वाली है कि बाहर जाना है, कितने में जाना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, बजट में कैसे लाना है, और अगर दुबई ने बंद कर दिया है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं, तो फ़ौरन पहुँचना है क्योंकि दुबई की तरह वो भी बंद हो सकती हैं। तो जानेंगे खुरम भाई से, और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में मिल जाए। अच्छा खुरम साहब, आप काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी का, आप लोगों को बाहर भेजते हैं और मेरी बड़ी हेल्प आउट किया आपने हर जगह पर ही। मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि ठीक ठाक पैसे कमाती है और बाहर भी जाना चाहती है। अच्छा, बाहर आज जाने के लिए ना वो रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या नहीं चाहिए होगी, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, किस मुल्क में जाएँ। पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप मुल्क बताएं कि कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर इमीडिएटली जाकर ट्रैवल करना चाहिए, क्यों, और जहां पर अभी जिस तरह हम दुबई के देखते हैं हालात ख़राब हैं, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन कहाँ है जहां पर इमीडिएटली विद इन डेज़, घंटों के अंदर वीज़ा लग जाता है, वहां जाना चाहिए। और मैं अपनी ऑडियंस को इसलिए कहूँगा कि एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज खुरम भाई को मैंने बुलाया है और इनका बड़ा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग के ट्रैवल एजेंट हैं ये और बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज देते हैं। तो आप इमीडिएटली कुछ कंट्रीज़ बताएं जहां पर इमीडिएटली जो है ना वो वीज़ा लग जाएगा और पहुंच जाएंगे वो। असर भाई, हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है नया फर्स्ट टाइम तो हम उसको 2-3 पैमानों में मैयर करते हैं। एक तो है जिसका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और डॉक्यूमेंट्स भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सबसे सूटेबल जगह आजकल, पहले दुबई होती थी, अभी आजकल बाकू का वीज़ा 8,000 रुपये में हार्डली 3 दिन के अंदर अंदर आपको बाकू का वीज़ा मिल जाता है। कल्चरली बड़ी रिच जगह है, आप एक्सपोजर ले सकते हैं, फ़्लाइट भी डायरेक्ट जाती है। 2 से 2.5 लाख रुपए पर पर्सन के अंदर आप होकर आ सकते हैं। फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं, तो हम मालदीव्स का पैकेज उनको प्रेफर करते हैं। फिर जिन लोगों की थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फार ईस्ट, वियतनाम, यहाँ के वीज़ाज़ बहुत इजीली कोई भी बंदा ले सकता है। जिनके पास अंडर 1 मिलियन भी बैंक में पड़े हैं तो वो ये वीज़ाज़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी ये सब ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद हम क्लाइंट को सजेस्ट ये करते हैं कि आप जो इनकम कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा 2 से 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है ट्रैवलिंग पे, वो सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए, महीने के हिसाब से 30 लाख रुपए अर्न कर रहा होता है। हमारा मसला ये है कि जब हम अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो हम 6 लाख के नीचे के ब्रैकेट में शो करते हैं ताकि हम ये टैक्स बचा सकें। वक्ती तौर पे हम टैक्स तो बचा लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए दुनिया के बॉर्डर्स जो हैं उनको क्लोज़ करे होते हैं। अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए टैक्स में इनकम शो करें तो आप आराम से
यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस भी बेहतर हैं। यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इन वीज़ाज़ की बेस पे आप बासानी कनाडा और यूएस के वीज़ाज़ भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपके चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये कंट्रीज़ हैं जिसमें फ़ॉरेन जा सकते हैं, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट हो या पैसे हों तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक नया बच्चा आपको सुन रहा है और अब वो पहला एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, शायद पैसे नहीं है उसके पास, तो अब आप इनको रैंक करेंगे कंट्री की लिस्ट में। स्टेटमेंट किस केस में किस कंट्री के लिए चाहिए है, जिसके लिए नहीं चाहिए वो तो नहीं चाहिए, वो आप नाम बता देंगे मुल्कों के। जिसके लिए चाहिए है क्या अमाउंट चाहिए और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे फेमस डेस्टिनेशन के तौर पे थाईलैंड। आप 5 से 6 लाख रुपए का बैंक बैलेंस शो करवा के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट हैं। मलेशिया 5 से 6 लाख रुपए का बैलेंस शो करवा के आप वीज़ा हासिल कर कितने ड्यूरेशन की स्टेटमेंट होगी ये? ये 3 से 6 माह की, 3 मंथ्स स्टेटमेंट से लेकर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो तो मोर देन एनफ है, 3 मंथ्स भी काफ़ी है। ओके। सिंगापुर सेम 50-50 चांसेस, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। बहुत एक्सपोजर वाली जगह है फार ईस्ट में सिंगापुर। कंबोडिया आपको बासानी वीज़ा दे देता है। वियतनाम बड़ा कल्चरली एनरिच्ड कंट्री है। अगर आप और ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये आप चाहें तो बआसानी एक अच्छे 3 से 4 लाख रुपए के बजट में वन गो में कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेजर फ़्लाइट एक ही रहती है। बीच में आप बाय बस, बाय फेरी या बाय डोमेस्टिक टिकट्स जो बहुत सस्ती कॉस्ट करती हैं, आप ये सारे कंट्रीज़ देख कर आ सकते हैं। ज़बरदस्त जी, ये तो इन्होंने बताया है कि 3-4 लाख रुपए में क्या कुछ हो सकता है। अब कुछ कंट्रीज़ लोग ढूंढ लेते हैं। एक मिथ है या रियलिटी है, ये आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। यूरोप जाने का हर किसी को जो शौक़ होता है कि यूरोप में किस तरह पहुंच जाऊं। अब यूरोप जाने के लिए क्या इन सारे मुल्कों की स्टैम्प्स आपको हेल्प आउट करती हैं या कोई बाईपास करने का तरीका है स्टूडेंट वीज़े के अलावा? बाईपास करने का आजकल के मॉडर्न दौर में कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। अगर आप जाली स्टेटमेंट बनवाते हैं तो भी आपको पकड़े जाते हैं। अच्छा। अगर आप जाली रिटर्न्स बनाते हैं तो भी आप पकड़े जाते हैं। इवन इफ़ हमारे एक्सपीरियंस में तो ये भी आया है कि कोई बंदा डेलिब्रेट ट्रैवलिंग अगर कर रहा है इन मुल्कों की कि मैं यूरोप के वीज़े के लिए अप्लाई कर दूं, तो वो भी अब उनको आइडिया हो चुका है कि ये बंदे ने एक ही ट्रैवल किया और उसी में 4-5 कंट्रीज़ हो आया, तो वो हमें दिखाने के लिए है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप आज तैयारी शुरू करें। और अगर आपने विज़िट वीज़ा पे पर्टिकुलरली जाना है तो आप पहले वन गो में कोई एक फैमिली के साथ ट्रैवल करें 1-2 कंट्रीज़, फिर आप 5-6 महीने बाद 1-2 कंट्रीज़ का ट्रैवल करें। आपकी ट्रैवलिंग जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक होगी, आपके यूरोप के वीज़ाज़ लगने के चांसेस उतने बेहतर होंगे। अपने टैक्स रिटर्न्स टाइमली सबमिट करें। अपने टैक्स रिटर्न्स को अपनी इनकम के साथ, अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अलाइंड रखें। 2.5 से 3 लाख रुपए का ब्रैकेट, जो भी बंदा यूरोप जाने की ख्वाहिश रखता है वो इतना इनकम जनरेट कर रहा होता है। सिर्फ ज़रूरत उसको इस बात की है कि वो अपने टैक्सेस प्रॉपर्ली फाइल करे और उसको वीज़ाज मिल जाएंगे। ये लोग वेलकम करते हैं, आपको रोकते नहीं हैं अनटिल अनलेस आपका पेपर वर्क कम्प्लीट ना हो। अच्छा खुरम भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप दे रहे हैं, पर जो आज का सबसे बड़ा सवाल होगा वो सुनने वालों का यही है कि हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है और अमेरिका जाने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट होती है, हिस्ट्री होती है, जाने का कोई शॉर्टकट है या बस हवा बनाया हुआ है कि बस नहीं पहुंच सकते? असफर भाई, सरप्राइजिंगली अमेरिका का जो वीज़ा है इसको हम लॉटरी वीज़ा कहते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि इवन सिंगापुर, थाईलैंड जैसे मुल्कों को भी 5-5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है आपके बैंक में डिपॉजिट की। लेकिन अमेरिका वो वन ऑफ द कंट्रीज़ है जिसको आपके बैंक स्टेटमेंट से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। और आपने जस्ट मेक श्योर ये करना है कि आपने अपना फॉर्म ठीक तरीके से फिल किया हुआ हो, और जब आप उनकी विंडो पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ये मेक श्योर करवा सकें कि मैं आपके मुल्क में जा रहा हूं, मैंने अपने इनकम में से डॉलर्स वहां खर्च करने हैं, आपकी गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं बनना और मैंने वापस आ जाना है। जब आप उनको गिविंग हैंड पे चले जाएंगे तो वो आपको 100% वीज़ा ग्रांट कर देंगे और अमेरिका के वीज़े के लिए किसी किस्म की रिटर्न्स की, किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा आसान हो गया फिर कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमें तो ऐसा दिखा रखा है कि जैसे पता नहीं कितना मुश्किल काम है ये। अच्छा, ये अमेरिका का तो आपने क्लियर कर दिया, साथ ये बताएं मुझे कि आप एक लिस्ट बता रहे थे जहां फ़ौरन जा सकते हैं जिसमें बाकू का जिक्र आता है, तो क्या अब नेक्स्ट दुबई जो है वो बाकू बनने जा रहा है?
असफर भाई, बज़ाहिर तो इस वक्त बाकू का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जितने भी लोग बाकू जाना चाहते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप कमर कस लें। हमें तो यही लगता है कि आने वाले 2025 और 26 में बाकू भी हमारे लिए सख्तियाँ कर देगा। उसकी वजूहात ये हैं कि वीज़ा आसान होने की वजह से हमारे भाई यहाँ से जाते हैं वीज़ा लेके और वहाँ जाके कमरे ले लेके और उसमें बंकर बेड डाल के और उनको किराए पे चढ़ा देते हैं। अच्छा। फिर वापस आते हैं, फिर दोबारा आराम से वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, या वहाँ पर जाकर ब्रोकरी शुरू कर देते हैं, लोगों को फ्लैट्स किराए पे दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर भी शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। तो मेरे अंदाजे से अगर पाकिस्तानी इंतज़ामिया ने कोई क्रैकडाउन ना किया वहाँ जाने वालों के ऊपर, कोई ऐसे मेजरमेंट्स ना लिए कि जिससे हम फ़िल्टर आउट कर सकें इन लोगों को, तो आने वाले 1 से 2 सालों में बाकू का वीज़ा भी आपको फ़ाइल या इंटरव्यू देने के बाद ही मिला करेगा। अच्छा, देखिए जी, बाकू का भी वही हाल ना हो जाए जिस तरह ये बता रहे हैं कि अगर चेक एंड बैलेंस ना रखा गया तो फिर वहाँ के भी वीज़े निकल जाएंगे। फिर कौन सा मुल्क बचेगा और जहाँ से हमें जो है वो रोक दिया जाएगा। तो हमें सोचने की ज़रूरत बिल्कुल है। अच्छा, ये बताइएगा खुरम भाई कि अब पहली दफ़ा कोई बंदा जा रहा है, या दूसरा केस ये है कि ऐसा जगह जहाँ फ़ौरन वीज़ा लग जाता है या लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे कौन सा कंट्री है जहाँ पे इजीली एक्सेस किया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि वीज़ाज़ तो इजीली लग जाते हैं बाकू के भी, फार ईस्ट के भी, लेकिन जो टू गो प्लेस है उसमें मैं टर्की को टॉप रेट करता हूँ। अच्छा। क्योंकि कल्चरल वाइज कल्चरल वर्सिटैलिटी और आपके नेचुरल वर्सिटैलिटी, नेचुरल व्यूज़, हर तरह से टर्की एक परफेक्ट कॉम्बो है। वहाँ पर समुंदर भी है, वहाँ पे कल्चर भी है, वहाँ पे फूड भी है, वीज़ा भी। जिन लोगों की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इवन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है और आप अपनी रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल कर रहे हैं, आपका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है, तो टर्की आपको 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प कर देता है। और टर्की की फ़्लाइट्स का स्केजूल भी यहाँ से मुनासिब है। आपको लाहौर से, सियालकोट से, फ्लाई दुबई, लाहौर से टर्किश एयरलाइंस आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो टर्की टू गो प्लेसेस में से एक प्लेस है जिसमें ज़रूर लोगों को जाना चाहिए जो ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप 10-15 दिन का नंबर बता रहे हैं तो क्या रिजेक्शन के चांसेस भी हैं इसमें? जी, टर्की के वीज़ा में 70% अप्रूवल और 30% रिजेक्शन। उसकी रीज़न वही है कि जब हमने वहाँ पर अपने प्रॉपर रिटर्न्स और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स देनी है, बैंक स्टेटमेंट तो लोग पूरा कर लेते हैं, लेकिन रिटर्न्स एक दफ़ा उन्होंने सबमिट करवा दी होती हैं। जब आप किसी कंट्री को ये दिखाएंगे कि मैंने 6 लाख रुपए साल में कमाया है और ज़ीरो टैक्स पे किया, 50,000 महीने का कमाया है, तो वैसे ही वो कंसीडर करते हैं कि ये आने वाली स्टेट, हमारी स्टेट पे बर्डन बनेगा। इस वजह से रिजेक्शन बढ़ जाती है। अगर आपने अपनी इनकम सॉलिड शो की हुई है, जिस हिसाब से आपकी प्रोफाइल है, क्योंकि अगर आप टर्की जा रहे हैं तो 2, ढाई, 3, 4 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम अच्छी है। वही इनकम आपने पेपर में गवर्नमेंट को टैक्स पे करके शो की हुई है, तो आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी, इन्होंने बता दिया है। अब दूसरे नंबर का सवाल ये बनता है कि इनके मुताबिक टर्की और बाकू जो है वो ये 2 मुल्क हैं जहाँ पर आप फौरी जा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों मुल्कों में बजट वाइज अगर मैं कहूँ कि कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, तो आप पहले नंबर पे किसे रैंक करेंगे, सेकंड पे किसे रैंक करेंगे? क्यों? क्योंकि कोई अकेला नहीं, कोई फैमिली के साथ जाना चाहता है, तो उसको अगर बजटिंग करनी है तो आप क्या समझते हैं महंगाई के हिसाब से? असफर भाई, बजटिंग के हिसाब से आज से 3 महीने पहले तक तो दुबई बहुत इजी डेस्टिनेशन थी। आपको पता है फ़्लाइट भी अंडर 100,000 आ जाती थी। इस वक्त राइट नाउ जो सबसे सस्ती फ़्लाइट वो दुबई के बाद है, वो बाकू की है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की। हमें टर्की की फ़्लाइट्स भी इसी प्राइसेस में 1.5-1 लाख रुपए के बजट में मिल जाती हैं, लेकिन फ़र्क आ जाता है। टर्की का वीज़ा 55,000 55,000 और बाकू का वीज़ा 8,000 8,000। तो उसकी वजह से जो 40,000 का प्राइस ब्रैकेट है, तो हम जो बजट रिस्ट्रेंड हो उनको पहली प्रेफरेंस बाकू की देते हैं। ओके। उसके और बाद अकोमोडेशन को आप कैसे देखते हैं वहाँ पर? अकोमोडेशन एक बड़ी मिथ है लोगों के जहन में। मैं एक मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगा आपके इस सवाल से। अकोमोडेशन और फूड, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो ऑन एवरेज जितना आप पाकिस्तान में स्पेंड करते हैं उतने ही पैसों में आप दुनिया की किसी जगह पे भी खाना खा सकते हैं। सही। जैसे यहाँ 400 रुपये पर हेड में आप
नॉर्मल खाना खा सकते हैं और 4000 पर हेड में आप लेविश खाना खा सकते हैं। तो आप दुनिया के किसी कंट्री में भी, दुनिया के किसी भी शहर में जाएं और कहीं से भी खाना खाएं, आप अपने बजट के हिसाब से खाना भी खा सकते हैं। दूसरी बात रिहाइश आप कहीं दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको पाकिस्तान के बराबर पड़ती है। मैं इसमें हांगकॉन्ग, यूएस, यूके को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जितने भी रूटीन टूरिज़म प्लेसेस हैं, जैसे टर्की हो गया, बाकू हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार होटल्स पाकिस्तान से सस्ते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह पे सिटी सेंटर में 7 या 8 हज़ार रुपये पर नाइट पे 4 स्टार 5 स्टार रूम ले सकें। लेकिन अगर आप अच्छी रिसर्च के साथ किसी अच्छे ट्रैवल कंसल्टेंट के मशवरे के साथ जाते हैं और किसी थोड़ी सी साइडलाइन जगह पे अच्छा रिजॉर्ट लेना चाहें तो आप 7 से 8 हज़ार रुपये में भी बुक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है, क्योंकि एक शहर में आप रह रहे हैं, अपने आसपास ही देख लें कि जिस तरह उन्होंने बताया कि एक लेविश जगह है जहाँ पे आप 400 रुपये का खाना खा रहे हैं और वही आपको 4000 में ही मिल सकता है। तो फिर अगर आप उस एरिया की रिसर्च करेंगे तो फिर आपका अगर बजट कम है तो फिर आप उसको अपने बजट के अंदर ला सकते हैं। ये थे जी खुर्रम साहब, जिनसे हमने पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, सस्ते में क्या मिलेगा, महंगे में क्या मिलेगा, ज़्यादा लोगों ने जाना है तो बजट में क्या रहेगा, खाने में कितना खर्चा होगा। उसके अलावा कि अगर आप इस सारे बजट को अपने बजट में लाना चाहते हैं तो फिर मैं इनका कांटेक्ट शेयर कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी डिटेल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। और ट्रैवलिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका एक्सपोजर बेहतर होता है, आपको पता लगता है दुनिया किस तरफ जा रही है, और अपने अंदर ही अगर आप वो चेंजेस ले आएँ तो अपने आसपास वालों के अंदर भी वो चेंजेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जल्दी।